24 नवंबर 1971 दिन था गुरुवार। लोकेशन यूनाइटेड स्टेट के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक ब्लैक कोट पहना हुआ आदमी आता है। देखने से उसकी उम्र करीब 40 साल के लगभग लग रही थी। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का सूटकेस मौजूद था। वह काउंटर पर जाकर अपना नाम डैन कूपर बताकर सिएटल शहर जाने के लिए एक टिकट मांगता है। फॉर्चुनेटली उसे 2:50 की एक फ्लाइट का बोइंग 727 का एक टिकट मिल जाता है। 2:50 हो जाते हैं। अब फ्लाइट में सभी यात्री बैठ चुके हैं। अब फ्लाइट टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट में कुल 42 लोग बैठे हैं, जिसमें से 35 पैसेंजर है और 6 क्रू मेंबर, और एक है वो ब्लैक कोट पहना हुआ आदमी जो अपना नाम डैन कूपर बताया है। हालांकि ये भी एक पैसेंजर है, लेकिन ये सबसे एकांत में बिल्कुल पीछे वाले सीट पे 80C सीट पर बैठा है। ये फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट की होने वाली है। पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सिएटल एयरपोर्ट की दूरी करीब 234 किलोमीटर है, जिससे ये फ्लाइट टेक ऑफ के 30 मिनट बाद ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। पर इस फ्लाइट में बैठे लोगों को ये नहीं पता था कि ये 30 मिनट का सफर कितनी देर तक चलेगा। फ्लाइट की एक क्रू मेंबर जिसका नाम था फ्लोरेंस शॉफनर, ये डैन कूपर से पानी पीने के लिए पूछती हैं, पर डैन कूपर बिना कुछ बोले हुए फ्लोरेंस शॉफनर को एक चिट्ठी थमा देता है। फ्लोरेन एक यंग लड़की थी। उसे लगता है कि ये आदमी मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो चिट्ठी को बिना पढ़े हुए अपने जेब में डाल लेती है। पर जब डैन कूपर ये देखता है तो वो बोलता है, मिस, मेरे हिसाब से आपको एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए। ये सुनकर शॉफनर ने तुरंत चिट्ठी को निकाला और देखा। उसमें लिखा था, आई हैव ए बम, यू सिट ऑन द सीट नेक्स्ट टू मी। ये पढ़कर शॉफनर चुपचाप उसके बगल वाले सीट पर बैठ जाती है। तब डैन कूपर अपने हाथ में लिए हुए सूटकेस को खोलता है। उसमें दोनों साइड 2-2 सिलेंडर लगे थे और बीच में एक मीटर था, जिससे इन चारों सिलेंडर के तार कनेक्ट थे। ये देखने के बाद श्योर था कि ये एक बम भी है, लेकिन सैल्यूट तो शॉफनर को है, जो इतना सब देखने के बाद भी जरा सा भी नहीं घबराई। शॉफनर केबिन में जाकर उस चिट्ठी को पायलट को दे देती है। पायलट इसे पढ़कर डैन कूपर के पास आता है। पायलट पूछता है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तब डैन कूपर अपना डिमांड रखता है। डैन बोलता है, मुझे 4 पैराशूट चाहिए, 2 आगे का 2 पीछे का, और $2 लाख कैश को एक बैग में रखकर देना। एयरपोर्ट पर एक तेल का टैंकर मौजूद होना चाहिए, जिससे फ्लाइट को तुरंत रिफ्यूल किया जा सके, क्योंकि उसके बाद फ्लाइट मेरे हिसाब से उड़ेगा। और याद रखना, अगर कोई चालाकी करते हो तो मैं इस बम को तुरंत फोड़ दूंगा। और बोलता है, फ्लाइट तभी लैंड करेगी जब ये सब चीजें इकट्ठा हो जाएंगी। पायलट इसकी बात को मान जाता है। ये बात पहुंचती है नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइन के पास। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइन ये वही कंपनी है जिसकी फ्लाइट में डैन कूपर बैठा है। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइन तुरंत के तुरंत डैन द्वारा मांगे गए हर एक चीज को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन ये चुटकियों का खेल नहीं था। $2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। आज के लिए नहीं, 1971 के लिए एयरलाइन की तरफ से डिसीजन लिया जाता है कि फ्लाइट को गोल गोल घुमाते रहो, तब तक हम लोग पैसे को इकट्ठा करते हैं। पैराशूट और तेल का टंकर तो आसानी से मिल गया, लेकिन दिक्कत $2 लाख कैश की थी, क्योंकि 1971 के $2 लाख का मतलब आज का $15.5 लाख। इतना कैश एक बैंक में मौजूद होना नामुमकिन था, क्योंकि रात का समय था, किसी बैंक के पास इतना पैसा मौजूद नहीं था। इसीलिए 4 बैंकों से पैसा इकट्ठा करना पड़ा, जिसमें कुल 2 घंटे का समय लग गया। 2 घंटे तक फ्लाइट आसमान में ही उड़ता रहा। इधर हर एक पैसेंजर परेशान है, क्योंकि 30 मिनट की फ्लाइट 2 घंटे तक आसमान में ही उड़ रही है। एयर होस्टल पैसेंजर को समझाती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये डिले हो रहा है। करीब 2:24 पर फ्लाइट को सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड किया जाता है। पैसों का बंदोबस्त हो चुका था। रात का समय था, जिससे एयरपोर्ट पर हर तरफ अंधेरा था। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल के संचालक प्रबंधक अल ली पैसे और पैराशूट को एक टैक्सी में लेकर आते हैं। अल ली फ्लाइट के नीचे वाले सीढ़ियों से पैसे और पैराशूट को पायलट तक पहुंचा देते हैं। तब कूपर हर एक पैसेंजर को नीचे उतरने की अनुमति देता है। कूपर ने साथ ही 2 क्रू मेंबर को भी नीचे उतरने के लिए कहा। अब फ्लाइट में सिर्फ 5 जन मौजूद हैं, जिसमें से 2 पायलट हैं, 2 एयर होस्टल हैं और एक कूपर। कूपर ने फ्लाइट को मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ाने के लिए कहा, लेकिन कूपर ने एक शर्त रखी। कूपर ने पायलट से कहा, फ्लाइट को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाओ और जितना धीरे हो सके उतना धीरे उड़ाना। फ्लैश और लैंडिंग गियर को नीचे रखना। पायलट ने उसकी बात मान ली। विमान एक बार फिर से आसमान में उड़ा। कूपर ने ट्रैफिक कंट्रोलर से एक सवाल
सवाल पूछा। कूपर ने कहा, क्या सीढ़ियों को खोलकर भी विमान को उड़ाया जा सकता है? ये सुनकर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कूपर से कहा, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? कूपर ने तुरंत इनकार कर दिया। बोइंग 727 के पीछे 2 विमान और भेजे गए। पहला था द कॉनवेयर T-106 डेल्टा डार्क इंटरसेप्टर और दूसरा था लॉकहीड T-33 शूटिंग स्टार विमान। इन दोनों विमान को कूपर के विमान के पीछे भेजा गया। दोनों विमान को इतना दूर रखा गया जहां तक कूपर इन्हें देख ना सके। कूपर 2 पैराशूट से पैसे को ढक लेता है और 2 पैराशूट को पहनकर पीछे की सीढ़ियों को खोलकर नीचे से कूद जाता है। दरअसल उस वक्त के जहाज में यहाँ पीछे भी सीढ़ी हुआ करती थी। पीछे लगे विमान इतने दूर थे कि उन्हें ये दृश्य दिखाई ही नहीं देता। 10:15 पर फ्लाइट रेनो ताहो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड होता है। पुलिस कर्मचारी और FBI के एजेंट इस विमान की पूरी तरह से तलाशी लेते हैं, पर उन्हें सिर्फ कूपर का टिकट मिलता है जो उसने पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर खरीदा था। जिस रास्ते से फ्लाइट गुजरी थी, हर एक जगह की अच्छे से तलाशी ली जाती है, पर किसी को कुछ नहीं मिलता सिवाय एक टाई के और टाई क्लिप के जो डैन कूपर ने पहना था। FBI ने डैन कूपर को खोजने के लिए बहुत रिसर्च किया, पर किसी को कोई सबूत नहीं मिला। करीब 9 साल बाद 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे एक बच्चे को $20 का नोट मिलता है। ये करीब $5080 था जो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब दरअसल मेन फैक्ट जो था वो मैंने आपको बताया ही नहीं। मेन फैक्ट ये था, जब कूपर को $2 लाख दिए जाने थे तो उसमें $20 का नोट चुना गया। सब मिलाकर 10,000 नोट थे, लेकिन हर एक नोट पर जो सीरियल नंबर मौजूद था उसे नोट कर लिया गया था ताकि कूपर जब भी इन नोट को मार्केट में ले जाए तो पता चल जाए। इस इंसिडेंट के 3 साल बाद तक एक मुहिम चलाई गई जिसमें हर एक नोट का सीरियल नंबर अखबार में छापा जाता। अगर कोई भी ये नोट पाता है तो उसे $1000 दिए जाएंगे। 3 साल हो गए लेकिन किसी को एक भी नोट नहीं मिला। 1980 में जब एक बच्चे को कोलंबिया नदी के पास जब उसे $20 का नोट मिला तो उस नोट के सीरियल नंबर को मिलाया गया। तब देखा गया कि वो नोट उन्हीं में से एक है जो डैन कूपर को दिया गया था। हाँ, हालांकि 9 साल के अंदर में वो नोट काफी खराब हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि वो नोट कुछ इस तरह दिखते हैं। ये कहानी इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि हर कोई उस नोट को खरीदना चाहता था और ये सब नोट अच्छे दाम में बिका भी। पहले तो हर किसी को लगता था कि डैन कूपर मर गया, क्योंकि वो जहाँ पर छलांग लगाया था वहाँ पर नदी, पेड़ पौधे और जंगली झाड़ियाँ थी। सबको यही लग रहा था कि डैन कूपर मर गया होगा। लेकिन जब 5 लोगों ने यही सेम कांड फिर से किया और वो भी डैन कूपर से खराब कंडीशन में, तब भी वो 5 बच गए। हालांकि ये सब पकड़े गए। उस वक्त एक कहानी इतना ज्यादा फेमस था कि हर कोई प्लेन हाईजैक करना चाहता था। हाईजैकर का असली नाम डैन कूपर है, लेकिन ये कहानी DB कूपर के नाम से फेमस हुई। DB कूपर के नाम से बहुत सी किताबें भी लिखी गई। शायद एक सवाल आपके मन में आया हो, फ्लाइट में बॉम्ब कैसे ले गया? दरअसल उस वक्त इतनी तलाशी नहीं होती थी, कोई भी कुछ भी ले जा सकता था। इसी का फायदा DB कूपर ने उठाया। फ्लाइट के क्रू मेंबर के बताने के अनुसार DB कूपर का एक स्केच बनवाया गया, लेकिन इससे भी कुछ पता नहीं चला। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही DB कूपर का असली इमेज है। दूसरा ये चश्मा लगाया हुआ इमेज है। इस तस्वीर को पूरे शहर में फैलाया गया, लेकिन किसी ने इस आदमी को कभी देखा ही नहीं था। 53 साल से चली आ रही यही एक मिस्ट्री आज तक एक सवाल बनकर रह गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं इस पर और भी रिसर्च करके एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप एक लाइक कर दो।